देखो पृथ्वी की, चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी और उसकी गतियाँ, यानी कि देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे और उसकी गति। पृथ्वी जो है गति करती है, वह किस प्रकार से करती है, कैसे कैसे करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, सब बता दिए ना। अब पहले पृथ्वी के बारे में कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक। जैसे पृथ्वी की आकृति जो है वह कैसी है, गोलाकार नहीं है, अगर अंडाकार भी नहीं है। इसकी आकृति पृथ्वी की तरह है, वैसी दूसरी आकृति नहीं है। तो इसको जो है जैसी, सुनो ध्यान से, जैसी पृथ्वी है उसकी आकृति सिर्फ वैसे ही है। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, गोलाभ, या इसी को जियोइड बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जियोइड या इसी को गोलाभ। यानी कि जो पृथ्वी है उसकी एक विशिष्ट आकृति है। विशिष्ट आकृति क्यों है, अगर यह गोला होता तो इसका जो आधार वाला भाग है, ये वाला भाग इतना सकरा हो जाता कि एक बिंदु के रूप में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्रुव, देखो गोलाभ है पृथ्वी की आकृति, और गोलाभ का अर्थ है कि यह एक विशिष्ट आकार का है। लदभ्य गोलाकार भी कहीं लिखाता है, लदभ्य, लदभ्य गोलाकार, ठीक है। या लदभ, ये सीधे बोलेंगे गोलाभ या जियोइड, सीधे सीधे इसकी आकृति जियोइड है, ठीक। तो इसकी आकृति वास्तव में कैसी है, गोलाकार नहीं है, गोलाभ है, ठीक है। और इसमें कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है। कुछ काल्पनिक रेखाओं को जानने से पहले हम दिशा जान लेते हैं, ठीक है। कभी भी मैप पे या कॉपी पर कुछ भी दिशा बनानी होगी तो ऊपर की तरफ हमेशा उत्तर होगा। इसी आधार पर बाकी दिशाएं अपने आप बन जाएंगी। नीचे दक्षिण हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पृथ्वी पर भी इसी के मतलब कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है जिनका मान कोणीय होता है, कोण के रूप में होता है, ठीक है। इसीलिए जो रेखाएं होंगी उनको अंश में या मिनट में मापेंगे, ठीक। अब वो कैसे खींची जाती है इसको यहाँ नहीं सिखाते हैं। कभी प्रैक्टिकल की कक्षा होगी भूगोल की तो उसमें बता देंगे कि कैसे खींची जाती है, ठीक है। अभी आप जानिए कि पृथ्वी के बीचों बीच से, पृथ्वी के बीचों बीच से इधर से इधर खींची जा रही है या तो इधर से इधर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची जाएगी इसको क्या कहेंगे। अभी देखो कोई रेखा नहीं, एक रेखा खींची गई, इसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, ठीक है। इस रेखा को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। पश्चिम से पूर्व अगर खींची जाएगी तो इसे कहेंगे अक्षांश रेखा। और मान लो यही, आवाज नहीं, बात न करो, बता रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर कोई रेखा खींची जा रही है, देशांतर रेखा, ठीक है। इतना समझ में आया। एक बार अक्षांश देशांतर पे कक्षाएं ले भी चुके हैं तो इसको ध्यान से सुन लो बस। तो ये हो गया अक्षांश रेखा, हो गई देशांतर। यानी कि अगर परिभाषा पूछा जाए कि अक्षांश रेखा क्या होती है तो क्या लिखेंगे। एक आदमी बोलो बोलो बोलो, सब बोल रहे थे, सुनो। पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे नहीं बोलना है, सुनो ध्यान से। कहाँ पे खींची गई है, पश्चिम से पूर्व की ओर। रुको शांत रहो, बता रहे हैं। देखो ये क्या हो गया, किस पे खींची गई है, ग्लोब पर। तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा, फिर क्या बता देना है कहाँ पे खींची गई है, फिर उसकी दिशा, फिर जो है कैसी है, काल्पनिक है, ठीक है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। हो गया। एक आदमी बताओ, तुम ही बताओ, देशांतर रेखा की परिभाषा क्या होगी। नहीं, ये
तुम लोग सोचते हो कि बीच में रुकेंगे नहीं, धड़ाधड़ पढ़ाते जाएंगे, इसे सुनते रहो। सर जी, ध्रुव पर लंबवत एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव ध्रुव कहाँ बताए, अभी बैठ जाओ। वो पढ़ाए हैं वो अलग चीज़ है, अभी ध्रुव नहीं ना बताए हैं। देखो ग्लोब पर, इधर से बताओ राघवेंद्र। ग्लोब पर खींची जाने वाली काल्पनिक दिशा की दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हाँ हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, या दूसरा क्या होगा तुम बताओ। हाँ ग्लोब पर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को हाँ ठीक है बैठ जाओ। दोनों सही है, या तो लंबवत बोलेंगे या तो काल्पनिक उत्तर से दक्षिण बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा देशांतर रेखा की परिभाषा, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हम बताएं इनका मान कोणीय होता है। ठीक है, तो एक बिंदु के चारों ओर कितनी रेखाएं खींची, कितना कोण खींचा जा सकता है, कितना 360। ठीक है, अब देखिए इसका ये जो है, मान लीजिए इसी गोले को या इसी बिंदु को आधा आधा बांट दिया जाए तो इधर कितना खींचा जा सकता है और इधर, ठीक है, यानी कि 180 इधर खींचा जा सकता है और 180 इधर खींचा जा सकता है। ठीक, अब देशांतर में इधर कौन सी दिशा होगी, पूरब होगा और इधर पश्चिम, यानी कि 180 देशांतर पश्चिम, 180 देशांतर पश्चिम की ओर, 180 देशांतर पूर्व की ओर खींचा जा सकता है और बीच में इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अक्षांश में, अब मान लो यही रेखा है, ये मतलब एक सरफेस दिखाई दे रहा है, यानी कि वास्तव में यही स्थिति दिखाई दे रही है। अब इस पे कोण खींचना हो तो अधिकतम हम 180 अंश का खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक भाग दिखाई दे रहा है और ये पूरे गोले के रूप में होता है, तो किसी भी चीज़ पर एक सरफेस पे मतलब जो है इस पे हम 180 अंश का कोण खींच सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए ये सरफेस है, इस पे अक्षांश रेखाओं को हम 180 तक खींच सकते हैं। ठीक है, और इसको हम जहाँ से शुरू करेंगे इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, इस पे कितना खींच सकते हैं, 180 तक खींच सकते हैं। तो 0 डिग्री यहाँ हो गया, तो ऊपर की ओर कितना खींच सकते हैं, ऊपर की ओर 180 खींचेंगे। अरे कुल 180 खींच सकते हैं, तो ऊपर की ओर 90 और नीचे की ओर 90। ठीक है, नीचे की ओर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, यानी कि 90 अंश दक्षिण तक खींच सकते हैं और 90 अंश उत्तर तक। समझ में आया, यानी कि अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री सबसे बीच में से जाएगी और उसके नीचे 90 तक, 90 अंश तक, 90 अंश तक दक्षिण में और 90 अंश तक उत्तर में खींच सकते हैं। इतना आया समझ में। अब देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, पृथ्वी जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से मतलब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, लेकिन वो ऐसे लट्टू की तरह सीधा नहीं घूमती है, बल्कि ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक, अच्छा बताओ ये कोण है, इधर 23.5 डिग्री हो गया, तो इधर कितना बचेगा, ये 90 अंश हो गया, तो इधर कितना बचेगा, कितना 66.5, तभी ना 90 होगा। 90 अंश का कोण है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। ठीक, तो जो शेष बच गया, जो कक्षीय तल होगा उस पर 66.5 डिग्री माना जाएगा। जैसे ये वाला 23.5 हो गया, तो ये वाला कितना होगा 66.5। इस वजह से 23.5 डिग्री की
रेखा और 66.5 डिग्री की रेखा, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, समझ में आया इतना? अक्षांश रेखाओं में 23.5 डिग्री की रेखा और 66.5 डिग्री की रेखा महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के दृष्टि से भी और पृथ्वी के मौसम परिवर्तन इत्यादि कारणों से भी। ठीक है, इसी वजह से इनको पढ़ना है, बाकी अक्षांश रेखाओं को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में उसका कोई महत्व नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। हमको इतना ही पढ़ना है जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री की रेखा महत्वपूर्ण हो जाएगी और 66.5 डिग्री की ऊपर की ओर और 23.5 डिग्री नीचे की ओर और 66.5 डिग्री नीचे की ओर, नहीं नीचे की ओर। ठीक है, अब ये समझ में आया क्यों इसी को पढ़ रहे हैं? 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक, पहले अक्षांश रेखा आज पढ़ लेते हैं, कल विस्तार से फिर देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। अब देखो, जो बीच वाली 0 डिग्री की रेखा होती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो ऊपर की तरफ रेखा है या उत्तर में रेखा है इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, और 66.5 डिग्री जो रेखा है इसको हम बोलेंगे आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। क्या बात होने लगी जी? ध्यान से सुनो, अभी पूछेंगे। 23.5 डिग्री नीचे की जो रेखा है उसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। ये रट लेना है इसका नाम। ठीक है, और 66.5 डिग्री के अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, सबके साथ वृत्त शब्द जुड़ा रहेगा, अभी बताते हैं क्यों। और जो 90 डिग्री जहाँ पे होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव। नीचे की ओर है तो दक्षिणी ध्रुव, ऊपर की ओर है तो उत्तरी ध्रुव। समझ में आया इतना? फिर से देखें, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक, और 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। ठीक, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, और 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव। इतना समझ में आया? अभी इसको याद कर लेना है। अभी जब पृथ्वी की गतियाँ होंगी, सूर्य के चारों ओर भ्रमण होगा, तो किस प्रकार से मौसम परिवर्तन होता है, किस प्रकार से दिन छोटा बड़ा होता है, तो ये इसी अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर निर्भर करेगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े आप देशांतर रेखा पे। अक्षांश रेखा में अब नहीं ना कुछ छूट रहा है। ठीक, मोटी मोटा जानकारी हो गई। अभी इनकी विशेषताओं को बाद में हम बताएंगे। अब अक्षांश रेखा, अब देशांतर रेखा देखते हैं। देशांतर रेखा क्या था अभी बताए ही हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा। ठीक है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा का सबसे बड़ा उपयोग है समय मापन के लिए, समय को मापने के लिए और तिथि यानी डेट को मापने के लिए, यानी डेट और टाइम को निर्धारण के लिए ये देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आएगा 0 डिग्री की देशांतर रेखा आएगा। 0 डिग्री की देशांतर रेखा को ही मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा। ये कहाँ से होकर गुजरती है कक्षा 9 वालों? मध्याह्न रेखा कहाँ से? ग्रीनविच से। ठीक है, पढ़ा है ना? हाँ, ग्रीनविच से।
ठीक। और ये क्या, इसका उपयोग क्या है, समय मापने के लिए, ठीक। अब जहाँ देखो अभी हम अक्षांश रेखा पढ़ रहे थे, तो इसके ऊपर जो भी खींचा जा रहा था ये पूरे वृत्त का था, पीछे भी वही था, आगे भी वही था रेखा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये इसको बोलेंगे पूर्ण वृत्त। इस पे जितना भी बनेगा, जो भी अक्षांश रेखा बनेगी पूर्ण वृत्त के रूप में बनेगी। इसमें जो अक्षांश रेखा बनेगी अर्धवृत्त के रूप में बनेगी, यानी कि एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हो गई, और इधर जो इसके विपरीत रेखा निकलेगी वो दूसरी रेखा होगी, ठीक है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पूर्ण वृत्त बनाता है, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा आ जाए ऑप्शन में, तो कौन मारोगे, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त बनाती है, ये अर्धवृत्त बनाती है। तो 0 डिग्री के विपरीत जो रेखा रहेगी वो कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की। कल ग्लोब ले आएंगे, दिखा देंगे, ठीक है। 180 डिग्री की देशांतर रेखा 0 के एकदम विपरीत होगी ना, 0 डिग्री की एकदम विपरीत। जैसे देखो इस पे कुल 360 खींच सकते थे। अब जहाँ से 0 शुरू किए हैं, यहाँ से चलते 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 180 इसी पे आएगा कि नहीं आएगा। जैसे एक सरफेस है, आधा 180 पीछे खिंचाएगा इसके, जो कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 3D होता तो दिखाई देता, कल ग्लोब लाएंगे तो देख लेना। जहाँ पे अगर ये रेखा 0 है तो यहाँ वाली रेखा 180 होगी। अगर यहाँ 0 रेखा है तो इसके पीछे उधर से जाने पर यहाँ रेखा आएगी, वो 180 होगी। यानी कि 0 के ठीक एकदम विपरीत जो अर्धवृत्त बनेगा वो 180 डिग्री देशांतर का बनेगा, ठीक है। और इसी 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इसके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम का समय पीछे होता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व का समय आगे होता है, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कल ग्लोब और मैप की सहायता से इसको दिखा देंगे, ठीक। देशांतर रेखा में और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये 2 रेखाएं ही महत्वपूर्ण हैं। और एक देशांतर रेखा आएगी जब भारत के बारे में पढ़ेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो होगी वह महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उससे भारत का समय मापा जाता है, ठीक है। तो यानी कि देशांतर रेखाओं में हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 180 डिग्री की देशांतर रेखा, और देशांतर रेखाओं का और कुछ गुण होता है, ठीक। जैसे उसको भी देख लेते हैं अभी कि क्या गुण होता है। अच्छा बताओ, ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखा खींची जा सकती है, कितना कोण बन सकता है ग्लोब पर। एक बिंदु के चारों ओर जितना कोण बनेगा उतना, यानी कि 360। और एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, नहीं, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 1 दिन लगता है, या उसी को हम क्या कह सकते हैं, 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा लगेगा। अब देखो एक चक्कर लगाने का मतलब क्या हो गया कि वह अपने धुरी पर 360 अंश घूम जा रही है कि नहीं, घूम जा रही है ना। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, इसको निकालने के लिए 360 में 24 से भाग देंगे, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 15 डिग्री, ठीक है। इस कारण से पृथ्वी का 15 डिग्री देशांतर सूर्य के समानांतर, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में जब घूमेगा तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। या 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगेगा, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगेगा, तो 15 डिग्री घूमने के लिए 60 मिनट, और 60 मिनट को हम क्या कहेंगे, 1 घंटा। यानी कि 1 घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी, किसके संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में, ठीक है। तो समय का जब हम मापन करेंगे तो हर 15 डिग्री पर अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ा देंगे, 1 घंटा क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर पूर्व की पश्चिम की ओर जाएंगे तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटा घटा देंगे। समझ में आया कि नहीं। 15 डिग्री पर ही क्यों कर रहे हैं,
यहाँ से निकाल के समझा दिए, ठीक है। अगर मान लो 1 डिग्री अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो कितना समय घटाएंगे या बढ़ाएंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ, पश्चिम की ओर हम गए तो पहले बताओ समय घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, तुम बताओ। 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, कौन बताएगा? घटाएंगे। 1 डिग्री जाना है तो कितना घटाएंगे? कितना? 4 मिनट। समझ में आया? अगर 1 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो जोड़ेंगे कितना? 4 मिनट। समझ में आया इतना? ठीक है, आज इतना रहने देते हैं। कल इसका इम्प्लीकेशन बताएंगे, मतलब कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से। ठीक।